ये डीवी मेमोरी कार्ड अमेरिका के रक्षा विभाग की टॉप सीक्रेट फाइल है। ये कैमरा न्यूयॉर्क के मैनहट्टन इलाके में सेंट्रल पार्क के पास मिला था। इसमें उस रात की पूरी रिकॉर्डिंग है जब न्यूयॉर्क पूरी तरह तबाह हो गया था। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप अपनी आंखों से वो सच्चाई देखेंगे जिसे सरकार ने अब तक छुपा कर रखा था। ध्यान रखें, इस बेहद गोपनीय फाइल का नाम क्लोवर फाइल है। इस कैमरे में 2008 में 2 वीडियो रिकॉर्ड हुए थे। पहला वीडियो 27 अप्रैल का है जिसमें कैमरा रखने वाला रॉब और उसकी गर्लफ्रेंड बेथ दिखाई देते हैं। दोनों के उठने और थोड़ी देर घूमने का छोटा सा वीडियो है। दूसरा वीडियो 22 मई की सुबह से शुरू होता है, यानी उसी दिन जब सब कुछ तबाह हुआ। इस बार कैमरा रॉब के छोटे भाई जेसन और उसकी गर्लफ्रेंड लिली के हाथ में होता है। क्योंकि रॉब जल्द ही जापान जाने वाला था, इसलिए सब लोग उदास थे। इसी वजह से जेसन और लिली ने 2 हफ्तों तक तैयारी करके रॉब के लिए एक फेयरवेल पार्टी रखी। उनका प्लान था कि कैमरे में सभी दोस्तों की शुभकामनाएं और पूरी पार्टी रिकॉर्ड की जाए ताकि रॉब के पास एक खूबसूरत याद रहे। लेकिन जो कैमरा पकड़ेगा वो पार्टी एंजॉय नहीं कर पाएगा, इसलिए जेसन ये काम अपने दोस्त हड को देना चाहता है। हड सजावट में बिजी था और वह भी मना कर देता है, लेकिन जेसन कहता है कि हड की क्रश मार्लिना भी पार्टी में आएगी। ये सुनकर हड मान जाता है और कैमरा संभाल लेता है। सबसे पहले जेसन अपने भाई रॉब के लिए शुभकामनाएं देता है। इसके बाद बाकी दोस्त भी पार्टी में आ जाते हैं। यहां मुख्य रूप से 3 जोड़ियां होती हैं, रॉब और बेथ, जेसन और लिली और हड व उसकी क्रश मार्लिना। पार्टी रात में बहुत अच्छे से चल रही होती है। हड कैमरे का बहाना बनाकर मार्लिना से बात करने लगता है। दोनों में बातें भी जमने लगती है, लेकिन जैसे ही हड कैमरा ऑन करके खुद सामने आता है, मार्लिना अचानक वहां से चली जाती है। थोड़ी देर बाद रॉब घर लौटता है। सरप्राइज देखकर वो थोड़ा घबरा जाता है, लेकिन बाद में सबका धन्यवाद करता है। फिर भी हड के कैमरे में उसकी मुस्कान के पीछे थोड़ी उदासी छुपी दिखती है। इसी बीच बेथ पार्टी में आती है, लेकिन उसके साथ एक नया बॉयफ्रेंड होता है। ये देखकर रॉब का मूड पूरी तरह खराब हो जाता है। दोस्तों को शक होता है। लिली से पूछने पर पता चलता है कि कुछ हफ्ते पहले रॉब और बेथ दोस्ती से आगे बढ़ गए थे, लेकिन रॉब अपनी नौकरी खोना नहीं चाहता था और बेथ को भी छोड़ना नहीं चाहता था। उसने इस सिचुएशन से भागने की कोशिश की। इसी गुस्से में बेथ ने ये सब किया। जितना प्यार था अब उतनी ही नफरत हो गई। झगड़े के बाद बेथ पार्टी छोड़कर चली जाती है। लिली, हड और जेसन रॉब को समझाने की कोशिश करते हैं कि वो भागे नहीं और बेथ को खोने न दे। तभी अचानक जोरदार झटका लगता है। पूरा शहर अंधेरे में डूब जाता है। थोड़ी देर बाद बिजली वापस आ जाती है। टीवी पर खबर आती है कि भूकंप की वजह से एक जहाज स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के पास फंस गया है। सब लोग छत पर जाकर देखने की कोशिश करते हैं। अचानक दूर बंदरगाह में जोरदार धमाका होता है। आग शहर की तरफ फैलने लगती है। लोग डर के मारे भागने लगते हैं। सड़कें पूरी तरह अराजक हो जाती है। फिर आसमान से एक बहुत बड़ा टुकड़ा गिरता है। ध्यान से देखने पर पता चलता है कि वो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का सिर है। सब लोग मोबाइल से वीडियो बनाने लगते हैं। फिर एक भयानक दहाड़ सुनाई देती है। हड जूम करके कुछ देखने की कोशिश करता है। तभी एक इमारत जमीन पर गिर जाती है। पूरा इलाका धूल में डूब जाता है। सब लोग एक दुकान में छुप जाते हैं। सबको लगने लगता है जैसे दुनिया खत्म हो रही हो। अब सबको समझ आ जाता है कि शहर में एक बहुत बड़ा राक्षस घूम रहा है। उन्हें मैनहट्टन छोड़ना होगा। पुलिस लोगों को ब्रुकलिन ब्रिज की तरफ भेजती है, लेकिन कोई कुछ साफ नहीं बताता। ब्रिज पर पहुंचकर सब देख लेते हैं कि वही जहाज फिर से फट गया है। ये सब उसी राक्षस की वजह से हुआ है। हड का कैमरा सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा होता है। उसे समझ आ जाता है कि रिकॉर्डिंग जारी रखना कितना जरूरी है। तभी रॉब को बेथ का कॉल आता है।
भीड़ में सब बिखर जाते हैं। हेलीकॉप्टर की रोशनी राक्षस को पकड़ लेती है। अचानक राक्षस की पूंछ ब्रुकलिन ब्रिज को 2 हिस्सों में तोड़ देती है। जेसन की मौत हो जाती है। सब लोग टूट जाते हैं। रॉब को अपने भाई की बातें याद आती हैं। वो एक दुकान में घुसकर मोबाइल बैटरी ढूंढने लगता है। टीवी से पता चलता है कि सेना शहर खाली करवा रही है और राक्षस के शरीर से छोटे छोटे खतरनाक जीव निकल रहे हैं। बेत का मैसेज आता है। वो अपने अपार्टमेंट में फंसी हुई है। रॉब उसे बचाने का फैसला करता है। बाकी लोग सेना के साथ जा सकते थे, लेकिन रॉब को अकेला नहीं छोड़ते और इस तरह वे लोग उल्टी दिशा में चलने वाले इकलौते लोग बन जाते हैं। इसका मतलब यह भी था कि वे लोग राक्षस के और भी करीब पहुंचते जा रहे थे। जमीन पर मौजूद सेना लगातार गोलाबारी कर रही थी। चारों तरफ तोपों की आवाज और राक्षस की भयानक दहाड़ पूरे शहर में गूंज रही थी। हालांकि सेना पूरी ताकत से हमला कर रही थी, लेकिन गोले भी उस राक्षस को मार नहीं पा रहे थे। मौके की अफरातफरी का फायदा उठाकर चारों लोग सड़क के पास मौजूद मेट्रो सुरंग में घुस जाते हैं। यह फैसला सही साबित होता है, क्योंकि जमीन पर मौजूद कई सैनिक कुछ ही पलों में राक्षस का शिकार बन जाते हैं। इस बार चारों ने राक्षस को साफ देखा और समझ गए कि सड़क पर आगे बढ़ना कितना खतरनाक है। इसके बावजूद रॉब अपनी गर्लफ्रेंड को बचाने के फैसले से पीछे नहीं हटता। जल्द ही उसे एक नक्शे में पता चलता है कि बेत का अपार्टमेंट यहां से सिर्फ 1 घंटे की दूरी पर है। उन्हें बस सुरंग के अंदर से आगे बढ़ते रहना है। चलते वक्त वे देखते हैं कि जमीन पर चूहे अचानक डर के मारे झुंड में भाग रहे हैं। कुछ गड़बड़ समझकर सब तेज चलने लगते हैं। थोड़ी देर बाद मार्लिना को कोई अजीब सी आवाज सुनाई देती है, लेकिन अंधेरी सुरंग में कुछ दिखाई नहीं देता। जब रॉब कैमरे का नाइट विजन चालू करता है तो पता चलता है कि राक्षस के शरीर से गिरे छोटे जीव सुरंग में घुस चुके हैं। रॉब कुछ समझा पाता उससे पहले ही सबको वहां से निकलने को कहता है, लेकिन देर हो चुकी होती है। वे अजीब दिखने वाले कीड़े उन पर हमला कर देते हैं। खुशकिस्मती से उनकी संख्या ज्यादा नहीं होती। चारों एक दूसरे की मदद से सुरंग से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन हड को बचाते वक्त मार्लिना को काट लिया जाता है। अब वहां रुकना मुमकिन नहीं था, लेकिन कोई दूसरी सुरंग में जाने की हिम्मत भी नहीं करता। आखिरकार वे जमीन पर लौट आते हैं। मेट्रो स्टेशन से निकलकर वे एक मॉल में पहुंचते हैं, जहां सेना मौजूद होती है। राक्षस के बारे में सरकार अब भी कुछ नहीं बताती। उन्हें बस इतना कहा जाता है कि सेना उन्हें बाहर निकाल रही है, लेकिन रॉब बेत को छोड़कर जाने को तैयार नहीं होता। वो सेना से उन्हें जाने देने की गुजारिश करता है। इसी बीच कोई नहीं देख पाता कि मार्लिना की हालत लगातार बिगड़ती जा रही है। जैसे ही डॉक्टरों को उसके काटे जाने का पता चलता है, उसे तुरंत आइसोलेशन रूम में ले जाया जाता है। कुछ ही पलों बाद कमरे के अंदर उसका शरीर भयानक तरीके से फट जाता है और उसकी मौत हो जाती है। तीनों सदमे में होते हैं। सेना का एक अफसर उन्हें अलग ले जाकर बताता है कि अब आखिरी हमला किया जाएगा। अगर यह भी नाकाम रहा तो सरकार पूरे न्यूयॉर्क को नष्ट करने की योजना शुरू कर देगी। उन्हें सुबह 6 बजे से पहले पार्क एवेन्यू पहुंचकर आखिरी हेलीकॉप्टर पकड़ना होगा। इस पल से तीनों के पास पीछे लौटने का कोई रास्ता नहीं बचता। वे आखिरी उम्मीद के साथ रॉब के साथ आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे जो दिखता है वो और भी डरावना होता है। झुकी हुई इमारत ही बेत का अपार्टमेंट होती है। 39वीं मंजिल तक पहुंचना लगभग नामुमकिन लगता है। तभी हड सुझाव देता है कि बगल वाली इमारत से छत के जरिए अंदर जाया जा सकता है। यही बेत को बचाने का इकलौता तरीका होता है। तीनों किसी तरह
झुकी हुई इमारत की छत पर पहुंचते हैं और बेत के फ्लैट तक पहुंच जाते हैं। लेकिन वहां सब हैरान रह जाते हैं। बेत के शरीर में एक लोहे की छड़ घुसी हुई होती है, इसलिए वह फोन पर हिल भी नहीं पा रही थी। अच्छी बात यह थी कि वो बेहोश थी और ज्यादा खून नहीं बहा था। उसे बचाने के लिए उसी छड़ को दर्द सहकर निकालना पड़ता है। भागते समय राक्षस और भी पास आ जाता है। जब वे अपार्टमेंट से बाहर निकलते हैं तो राक्षस बिल्कुल नजदीक होता है। सेना की जबरदस्त फायरिंग उन्हें आखिरी मौका देती है। वे किसी तरह निकासी वाले इलाके तक पहुंचते हैं। लिली सबसे पहले हेलीकॉप्टर में बैठकर मैनहट्टन से निकल जाती है। पूरी रात की डरावनी भागदौड़ के बाद बाकी लोग भी आखिरकार निकल पाते हैं। हेलीकॉप्टर से वे देखते हैं कि सेना आखिरी हमला कर रही है। मिसाइल सीधे निशाने पर लगती है और राक्षस गिर जाता है। सब राहत महसूस करते हैं, लेकिन अगले ही पल राक्षस फिर उठ खड़ा होता है और हेलीकॉप्टर पर हमला कर देता है। हेलीकॉप्टर गिर जाता है। जो लोग एक पल पहले खुश थे अब पूरी तरह निराश हो जाते हैं। सरकार का आखिरी हमला भी नाकाम हो जाता है। मतलब अब न्यूयॉर्क को नष्ट करने की प्रक्रिया शुरू होगी। किस्मत से वे तीनों गिरे हुए हेलीकॉप्टर से जिंदा निकल आते हैं। हालांकि सब घायल होते हैं। होश में आने के बाद वे समझ जाते हैं कि उन्हें तुरंत इस इलाके से निकलना होगा। हट जाते जाते डीवी कैमरा भी उठा लेता है, लेकिन तभी राक्षस फिर सामने आ जाता है। हड बाकी दो लोग डीवी लेकर भागते हुए सेंट्रल पार्क के पुल के नीचे पहुंचते हैं। उनके अपने एक एक करके मर चुके होते हैं। आखिरी बचाव साधन हेलीकॉप्टर भी नष्ट हो चुका होता है। वे दोनों घायल हैं और बचने की उम्मीद लगभग खत्म हो चुकी है। सायरन की आवाज बताती है कि वे अब भी ब्लास्ट जोन में हैं। बचा हुआ समय बहुत कम है। एक गवाह के तौर पर रॉब फैसला करता है कि मरने से पहले अपनी सारी कहानी कैमरे में रिकॉर्ड करेगा। यही एक सबूत है कि 22 मई की रात से मैनहट्टन पर राक्षस ने हमला किया और शहर पूरी तरह तबाह हो गया। बाद में ये रिकॉर्डिंग अमेरिकी सेना को मिलती है और इसे रक्षा विभाग की टॉप सीक्रेट फाइल बना दिया जाता है। और इस समय इस बेहद गोपनीय वीडियो को देखने वाला व्यक्ति अमेरिका का रक्षा मंत्री है।